नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान का भूगोल का पार्ट। आरबीएसई जो एनसीईआरटी पैटर्न पर लागू की गई है, और ये जो पुस्तक है ये इस वर्ष यानी सत्र 2020-21 से लागू की गई है ना। देखिए, हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था। हमने ये पूछा था कि कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, और उसका राइट आंसर है ओजोन गैस। जो पराबैंगनी किरणें सूर्य की रोशनी के माध्यम से आती हैं, उनसे हमारी रक्षा ओजोन गैस करती है। आज चैप्टर 5 है जल। देखिए, जिस क्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। अर्थात जो हम जल देखते हैं, ठीक है, जैसे सागर, नदी, झील, तालाब, कहाँ जहाँ भी जल उपलब्ध है, वो सूर्य की रोशनी से गर्म होकर के वाष्प बनता है और संघनित होकर के बादल के रूप धारण करके, और वो पृथ्वी पर बूंदों के रूप में गिरते हैं, और फिर वो नदियों के माध्यम से या तालाबों में इकट्ठा होकर के नदियों में से समुद्र में चला जाता है, और फिर वही सूर्य की रोशनी से फिर वही वाष्पीकृत होकर के फिर बादल बनते हैं। तो इस प्रकार से जो जल है ये इस चक्र में हमेशा चलता रहता है, जो सदियों से चल रहा है। जो आज हम जल पी रहे हैं, ये मान लीजिए कि वो जल भी सदियों पहले हो सके कि अमेरिका में रहा हो वो, जो आज हम जल पी रहे हैं। क्यों? वो नदी सागर में आया, सागर से बादल वगैरह बना, सागर में भी लहरों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो चक्र चलता रहता है, इसको बोलते हैं जल चक्र। महासागरों में जो पानी होता है वो बहुत खारा होता है, और वो खारा किस कारण होता है? वो सोडियम क्लोराइड के कारण खारा होता है, और इसी सोडियम क्लोराइड से ही हम नमक बनाकर खाते हैं। जो हम नमक खाते हैं भोजन में, वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो सागर यानी महासागरों का जो जल रहता है, उसको क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करके क्यारियों में भर लिया जाता है, और फिर वो पानी क्या होता है, धीरे धीरे सूख जाता है या कुछ ज़मीन में चला जाता है। तो ऊपर जो उस कैरी में जो है नमक की परतें रह जाती है, और उनको इकट्ठा करके साफ कर लिया जाता है, जो खाने के काम में आता है। लवणता। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है लवणता। महासागर की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। अर्थात प्रति 1000 ग्राम में पानी में हमें कितना नमक मिलेगा? हमें 35 ग्राम नमक प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है महासागरों की औसत लवणता है। किसी जगह महासागर ज़्यादा खारे हैं, किसी जगह कम है, लेकिन जो एवरेज निकलता है वो 35 का निकलता है। इजराइल में मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। ध्यान दीजिए, सर्वाधिक खारा जो जल है 340 ग्राम प्रति लीटर, अर्थात 1 लीटर में 340 ग्राम नमक बनेगा। ठीक है, ये मृत सागर है इजराइल में। और जैसा इसके नाम से लग रहा है ना, मृत सागर, अर्थात ये इतना खारा है, इतना खारा है कि इस खारेपन के कारण उस सागर में कोई भी जीव पनप नहीं सकते आसानी से, तो इसलिए इसको मृत सागर बोलते हैं। और ये कहाँ है? ये इजराइल में है। जल वितरण, अर्थात जो पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है वो कहाँ कहाँ किस किस जगह है, वो उसके रूप में बताया गया है। जैसे मान लीजिए हमने जल की मात्रा को 100 मान लिया, उसके आधार पर बता रहे हैं। देखिए, महासागरों में जो जल है वो 97.3% जो जल है वो महासागरों में है। ठीक है, अब आप देख लीजिए 97.3, और बाकी जल बर्फ छत्रक के रूप में है। देखिए, बर्फ छत्रक है 0.2% और भूमिगत जल, भूमिगत यानी जो धरती के नीचे है, वो है 0.68%। और झील के रूप में, ठीक है, झील का मतलब मीठे पानी वाली झील से मतलब है, 0.009%। और नमकीन झील
इसमें है, इसमें भी इतना ही है जितना सामान्य झील में होता है, 0.009%। और वायुमंडल में, अर्थात वायुमंडल का मतलब है जो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में है, बादलों के रूप में है, वो 0.0019%। और नदियां हैं, उनमें जल कितना है, 0.0001%। कुल मिलाकर ये 100 की मात्रा मानी गई है। इस प्रकार महासागरों में देखिए इतना जल है, इतना जल। ठीक है, अब आप देख लीजिए पीने लायक जल, एक तो भूमिगत जल है, ठीक, और एक ये झीलों वगैरह का है, और ये नदियों का जल है। इस प्रकार से यही पीने योग्य जो जल है। हालांकि ये बर्फ छत्रक है, ये जो जल है नदियों में भी आता है, जो बर्फ पिघलती है वो कुछ नदियों में बहती रहती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष। सुनामी, सुनामी क्या होता है? देखिए, सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कुछ शब्दों, देखिए एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आते हैं। कुछ विशेष शब्द जो ज़्यादा प्रचलित होते हैं वो एग्जाम में पूछ लेते हैं किस भाषा का शब्द है। जैसे मानसून जो शब्द है वो मोसिन अरबी भाषा का शब्द है ना, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। और एनवायरमेंट, एनोवेयर एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है, TSUNAMI, इसमें टी साइलेंट रहता है, सुनामी, है ना। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय यानी जो जहाज वगैरह होते हैं उनसे संबंध है। अर्थात ये जो तरंगे इतनी ऊंची उठती हैं कि ये बड़े से बड़े जहाज़ों को भी किनारे लगा देती हैं, कई बार उनको पलट भी देती हैं, इतनी बड़ी ऊंची लहरें होती हैं ये। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार के कारण समुद्र में 15 मीटर ऊंची तरंगें उठ सकती हैं। ध्यान दीजिए, भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार के कारण, ठीक है। और ये 15 मीटर ऊंची जो तरंगें उठती हैं इनको बोलते हैं सुनामी, कम से कम 15 मीटर। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। देखिए समुद्र जो तल है उसके नीचे भी क्या होता है, भूकंप आते रहते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी भी समुद्र में फूटते हैं, ठीक है। और जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो उस क्षेत्र में जो कंपन बहुत ज़्यादा पैदा करता है, जिससे समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगती है उस कंपन के कारण। जैसे एक भरी हुई बाल्टी जो रहती है, आपने देखा होगा कि एक भरी हुई बाल्टी में जो पानी रहता है ना, आप उसको, उस बाल्टी को यहाँ किनारे पे हाथ से मुक्का मारेंगे जोर से, तो आप देखना ये ऊपर जो पानी है उसमें कंपन होने लगता है। तो उसी प्रकार से भूकंप या जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके कारण भी समुद्र में कंपन होता है और वो लहरें ऊंची ऊंची उठती है। जैसे बाल्टी तो एक छोटा सा पात्र है, ठीक है, और सागर कितना बड़ा है। अब आप देख लीजिए, जब इस बाल्टी की लहरों की तुलना उस सागर से करें तो कितनी ऊंची, कितने मीटर ऊंची लहरें हो जाती हैं। 2004, देखिए 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने काफी विनाश किया था भारत और कुछ देशों में। भारत में काफी नुकसान हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे इस सुनामी में। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था, ठीक है। यानी हमने पहले भी देखा था कि पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो नीचे जो है प्लेटें हैं, जो वो प्लेटें क्या होता है, बहुत ही धीरे 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 गति करती रहती है, वर्ष में कुछ मिलीमीटर की गति करती है। जब जब कुछ प्लेटें क्या होती है, जब आपस में टकराती है तो उससे भूकंप पैदा होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, भूकंप पैदा होता है। और जो ये भारतीय प्लेट थी, अर्थात भारत की धरती के नीचे जो प्लेट थी, वो बर्मा जो प्लेट है उसके नीचे चली गई, ठीक है। जो भारतीय प्लेट इसके नीचे चली गई, अब इसके नीचे चली गई तो ये ऊंचा उठा, ठीक है, और ये नीचे धसा। तो इस स्थान की जो पानी की कमी हुई वो आसपास के दूसरे क्षेत्र का पानी काफी तेजी से इस कमी को पूरा करने के लिए आया। और जब ये यहाँ आया तो क्या हुआ कि जब बहुत तेजी से और कई मीटर ऊंची लहरें आई तो ये जो किनारे थे, भारतीय देश के जो किनारे थे, लगभग 3 किलोमीटर अंदर तक समुद्र का पानी
घुस के आ गया। अब आप सोचिए समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। और जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप में है ना। जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, और ये इसी स्थान पर ये अंडमान निकोबार है। तो ये जो दक्षिणतम बिंदु है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट उस सुनामी के कारण पूरी तरह डूब चुका है, ठीक है। और भारत का जो उत्तरी पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में। तो इतनी ज़बरदस्त सुनामी थी। उसमें क्या हुआ कि जैसे ही ये जो भारतीय प्लेट जब नीचे धसी बर्मा प्लेट के, ठीक है, तो क्या हुआ कि इस क्षेत्र का जो जल है बहुत तेजी से भारत के इस हिस्से में आया। और कुछ लोगों ने देखा कि जब ये प्लेट यहाँ से धसी तो इस क्षेत्र में जल की कमी हुई, क्यों, वो प्लेट नीचे धस गई तो ये पानी भी नीचे धस गया। तो लोगों ने यहाँ देखने के लिए आए कि भाई ये पानी नीचे गया। कई बार आनंद आते हैं ना, हमें ज्वार भाटा वगैरह देखने के लिए चले जाते हैं, समुद्र की लहरों को देखने जाते हैं। तो पानी जैसे नीचे गया, लोगों को एहसास नहीं हुआ कि ये इस प्रकार की कोई घटना हुई है। तो यहाँ देखने आए, और देखने आने के कारण उनको बचने का मौका तक भी नहीं मिला। ये लहरें बहुत ही तेजी से आई, और इतनी तेजी से आती हैं ये लहरें जब चलती हैं, तो जैसे हवाई जहाज जब उड़ता है ना 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कुछ जगह तो 500 किलोमीटर तक की भी रफ्तार रहती है इन लहरों की। अब इतनी तेजी से जो लहरें आई तो ये लोग बच नहीं पाए और बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। ये देखिए विश्व के प्रमुख झील महासागर वगैरह के बारे में बताया गया है। देखिए एशिया महाद्वीप देख लीजिए पहले, ये एशिया महाद्वीप है। इसमें प्रमुख नदियां बताई गई हैं, प्रमुख झीलें बताई गई हैं, ठीक है। होंग हो नदी ये जो है चाइना में है। और ये चाइना जो है, ये चाइना जो है ये यहाँ तक है चाइना, ये पूर्वी चीन सागर है, ठीक। और ये ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी तो भारत में बहती है पूरी तरह, और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकल करके चाइना में बहती हुई इस प्रकार से बाद में ये भारत में प्रवेश करती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और भारत के दक्षिण में ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में ये अरब सागर है। और भारत के बिल्कुल दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। और इसके बाद आप ये यूरोप का जो क्षेत्र है, लगभग इतना ये यूरोप का क्षेत्र है। ये यूरोप में कैस्पियन सागर है, काला सागर है, दनूबी नदी है। और अफ्रीका जो देश महाद्वीप है, इसमें नाइजर नदी है, ये नाइजर नदी। और ये नील नदी देखिए, काफ़ी बड़ी नील नदी। मैंने आपको पहले बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। और ये विक्टोरिया झील है, कांगो नदी है, कांगो नदी। और इसके बाद ऑरेंज नदी भी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्र में बह रही है। और इधर आएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डार्लिंग नदी है, मरे भी नदी होती है इसमें एक, मरे डार्लिंग, कोरल महासागर है ये। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखेंगे तो ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, विनिपग झील है, सुपीरियर झील है, ह्यूरन झील है। ये विश्व की प्रसिद्ध झीलें हैं। सॉल्ट लेक सिटी है, मिसिसिपी नदी बह रही है, कैरेबियन सागर है, जो वेस्ट इंडीज वगैरह जो द्वीप हैं इसी सागर में स्थित हैं, छोटे 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 द्वीप हैं ये। और ये पृथ्वी के इधर ऊपर में आर्कटिक महासागर है। आप दक्षिण अमेरिका देखेंगे तो अमेजन नदी है, अमेजन नदी देखिए कई छोटी छोटी नदियों से मिलकर काफ़ी बड़ी नदी बन जाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। ध्यान दीजिए शब्द पे, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक। बड़ी इसलिए क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया से जल प्राप्त करती है, यानी इसका कैचमेंट एरिया वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसलिए इसको सबसे बड़ी नदी बोलते हैं अमेजन को। और सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अब है ज्वार भाटा। देखिए ज्वार भाटा क्या होता है, जो समुद्र का जो जल है
वो ऊंचा उठता है और नीचे गिरता है, इसी को ही हम ज्वार भाटा बोलते हैं। समुद्र का जल जब ऊंचा उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है। पूर्णिमा व अमावस्या को पूर्णिमा व अमावस्या को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्धि में होते हैं तो बृहद बृहद यानी काफी बड़ा ज्वार आता है। और जब चांद प्रथम व अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद व सूर्य का बल विपरीत दिशाओं में लगने से लघु ज्वार यानी छोटा ज्वार आता है। ठीक है। तो छोटा ज्वार भाटा रहता है। जैसे जो मान लीजिए सूर्य जो है, ठीक है, और ये चंद्रमा है, ठीक, और ये पृथ्वी है। इस प्रकार से चंद्रमा क्या करता है कि पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है। तो पृथ्वी के ये इस हिस्से का जो जल है चंद्रमा की तरफ झुक जाएगा, अर्थात इस हिस्से का जल ऊंचा उठेगा और उस हिस्से में ज्वार आ जाएगा। और सूर्य का भी जो बल है, सूर्य अपनी तरफ खींचेगा इस जल को। ठीक है। जब जल को अपनी तरफ खींचेगा तो पृथ्वी के इस हिस्से पर भी ज्वार आएगा, लेकिन ये क्या होता है, लघु ज्वार होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इधर से बल लगा रहा है और सूर्य इस तरफ से बल लगा रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ भी लघु ज्वार आएगा और यहाँ भी लघु ज्वार आएगा और इनके विपरीत दिशाओं में लघु भाटा रहेगा। ठीक है। और जब पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक दिशा में होते हैं, जैसे मान लीजिए सूरज है, ठीक है, और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है। चंद्रमा और ये पृथ्वी। तो पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब ये तीनों एक दिशा में आ गए तो सूर्य बल लगाएगा पृथ्वी के जल को खींचने के लिए, क्योंकि सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, चंद्रमा भी। तो सूर्य बल लगाएगा तो इस हिस्से का जो जल है ऊंचा उठेगा और इधर चंद्रमा के इस तरफ ऊंचा उठेगा और इन हिस्सों में भाटा आ जाएगा। इन हिस्सों में ज्वार रहेगा और इन हिस्सों में भाटा रहेगा। ठीक है। इस प्रकार से इस समय वृहद ज्वार भाटा आता है। और यही चीज जब सूर्य और बीच में यदि चंद्रमा आ जाए और इधर पृथ्वी रहे, ठीक है, तो उसमें भी यही स्थिति होती है। तो क्या होता है कि इस क्षेत्र में बहुत तेजी से जल को खींचते हैं, तो ये यहाँ इस हिस्से में वृहद ज्वार आएगा और इस हिस्से में वृहद भाटा रहेगा, अर्थात इस हिस्से में जल काफी तेजी से ऊंचाई पे चढ़ेगा। महासागरीय धाराएं, देखिए महासागरीय धाराएं स्वभाव के आधार पर दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। गर्म सागरीय जो धाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। और ठंडी धाराएं क्या होती है, ध्रुवों और उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय अर्थात भूमध्य रेखा की तरफ या निम्न अक्षांशों की तरफ प्रवाहित होती हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए जो पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और हमें ध्यान है कि पृथ्वी का ये हिस्सा जो है ये सूर्य के सर्वाधिक निकट होता है इन हिस्सों की बजाय। तो इस हिस्से पर जब सर्वाधिक निकट होता है तो धूप अधिक पड़ती है। धूप अधिक पड़ती है तो इस हिस्से पर स्थित समुद्र का जल जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये जो धाराएं हैं ये निम्न अक्षांशों की तरफ अर्थात ध्रुवों की तरफ चलती हैं और ये होती है गर्म धाराएं, अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है। तो ये होती है गर्म धाराएं। और चूंकि इस हिस्से में सूर्य की रोशनी कम पड़ती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में, तो क्या होता है कि यहाँ का जो जल होता है वो होता है ठंडा। अब चूंकि यहाँ की जो गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर तरफ चलती है तो यहाँ का जो पानी की कमी होती है, जो ठंडी धाराएं होती है, ये भूमध्य सागर की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ चलती रहती है। ठीक है। इस प्रकार से ये गर्म और ठंडी धाराएं उत्पन्न होती है और प्रवाहित होती है। लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है। ठीक है। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ मछलियों का उत्पादन बहुत अधिक होता है और वहाँ कोहरा भी अधिक पड़ता है। देखिए मछलियाँ अधिक उत्पन्न होना ये तो अच्छी चीज़ है, वहाँ मत्स्य आखेट लोग खूब करते हैं, मछलियाँ खूब पकड़ते हैं। लेकिन नुकसान क्या होता है कि जहाँ गर्म ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ क्या होता है, कोहरा उत्पन्न हो जाता है और जो पानी के जहाज रहते हैं
उनको सामने आता हुआ कोई जहाज या कोई चट्टान बड़ी दिख नहीं पाती है और वो उससे टकरा सकते हैं, ये नुकसान होता है। आइए एक बार हम इन धाराओं को सरसरी तौर से देख लेते हैं। ये देखिए भूमध्य सॉरी विषुवत धारा, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, ठीक। और ये जल धाराओं के नाम है। ये उत्तर अटलांटिक अपवाह जल धारा है। ये गल्फ स्ट्रीम है जो गर्म धारा है, यानी इस क्षेत्र से ये भूमध्य रेखा से बहती हुई जाती है, ये गर्म, ठीक। और इक्वाडोर विपरीत धारा है, ब्राजीलियन धारा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जापान वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आसपास क्या होता है कि बहुत ही अधिक, क्योंकि ये गर्म जल धारा है और यहाँ से ठंडी जल धाराएं आती हैं, तो यहाँ क्या होता है बहुत ही अधिक मत्स्य पालन होता है, अर्थात मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप इधर उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो ये लेब्राडोर की धारा है। अब आप देखिए ये ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र, यहाँ से ये लेब्राडोर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये ठंडी जल धारा है, किस तरफ जा रही है, ये गर्म स्थान की तरफ जा रही है, अर्थात भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है। और भूमध्य रेखा की जो गर्म जल धाराएं होती है वो ठंडे प्रदेश की तरफ प्रवाहित होती हैं। देखिए हम्बोल्ट की धारा है, जिसको पेरू की धारा भी बोलते हैं, क्योंकि पेरू देश के पास ये बहती है, इसलिए पेरू की जल धारा भी बोलते हैं, ठीक है। फोकलैंड धारा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ये एक छोटा सा द्वीप है फोकलैंड। इस फोकलैंड के कारण ही इसका नाम फोकलैंड की धारा पड़ गया है। इसको आप अच्छी तरह एक बार और देख लें, आप इस वीडियो को पॉज कर लें, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी धारा किस महाद्वीप के पास बह रही है, या कौन सी धारा जो है वो दक्षिण में बह रही है, कौन सी उत्तर में बह रही है। आप इस नक्शे को अच्छी तरह देखें तो समझ जाएंगे। ये जो लाल रंग के जो धाराएं दर्शाई गई है लाल रंग से, ये लाल रंग वाली जो धाराएं दर्शाई गई है, ये तो हैं उष्ण जल धाराएं, अर्थात गर्म जल धाराएं हैं। और ये जो नीले रंग की हैं ये हैं शीत जल धाराएं, अर्थात ठंडी जल धाराएं हैं, ठीक है मित्रों। आज का इस वीडियो में हमारा प्रश्न ये है, जिसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना है। क्या वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके